फेरेडेज के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, द अमाउंट या मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव या नेगेटिव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास्ट। करंट बोलो या चार्ज, बात एक ही है। तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट। इसी को सीधा सीधा कर लिया भाई, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपके पास, क्यू, करंट या चार्ज, एक ही बात है। तो एम क्या बन गया आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जेड, तो एम हो गया आपके पास जेड इंटू क्यू। अब फिजिक्स में इतना था पढ़ के आए हो, सबको पता ही है क्यू किसके इक्वल होता है भाई, चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इंटू टाइम, आई टी। उठा के भाई इसको यहां पे पुट कर दिया तो आपके पास एम क्या बन गया, जेड आई इंटू टी, जेड आई टी। ठीक है जी। तो मास डिपॉजिटेड या मास लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड मैथमेटिकली बिकम्स इक्वल्स टू दी जेड आई इंटू टी, वेयर आई आपके पास करंट है, टी आपके पास टाइम है और जेड आपके पास एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का है जिसका नाम होगा यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यहीं से बनेगा, डिफाइन जेड, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे जेड की वैल्यू को, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन होगा, पहले भी कई बार बात हुआ है, जिसको एक्सप्लेन करना हो उसको सामने वाले के इक्वल पुट कर दो और बाकी जो भी बच गया वो माया जितनी भी बची उसको सारे को 1 बना दो। यहां पे हो जाएगा जेड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास डिपॉजिटेड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड इज 1 कूलम्ब, एक डेफिनेशन। दूसरा क्या हो सकता है, जेड इज डिफाइंड एज द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड। सिंपल था भाई आपके पास। तो जेड की वैल्यू क्या बन गई, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड, या क्या बन गया आपके पास टाइम, सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, या मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड। तो ये था आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी फैराडेज का फर्स्ट। अब फर्स्ट लॉ के अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जेड, जेड की वैल्यू होगी क्या, तो मैथमेटिकली जेड की वैल्यू होती है बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। 96500 क्या है, 1 फैराडे। ठीक है जी। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ जेड इज 96500। किसको डिवाइड करेगा ये, इक्विवेलेंट मास को। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, सिंपल सी मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और भाई चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, ग्राम पर कूलम। ठीक है जी। अब इतनी सारी बात करो तो एक छोटा सा पॉइंट हो भाई, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार में आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन का चेंज को ही बात करते हो, तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज डिफाइंड एज दी आपके इक्विवेलेंट मास। तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिकली भाई आपको जेड की वैल्यू दे देता है किसी क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। नहीं देता है तो भाई आपके पास जो भी एलिमेंट है उसका मोलर मास आपको मोस्टली क्वेश्चनों में मिलता है। मोलर मास मिल गया, साथ में ये भी मिलता है कि भाई किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज तो आप निकाल ही लोगे बाय फाइंडिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड which is equals to the equivalent mass by 96500 and 96500 फिर से बता रहा हूं is 1 फैराडे, जिस पे अभी बात करेंगे। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब भाई आपके पास अगर कई सारी सेल जुड़ी हुई हो तो भाई सेल जुड़ने के तरीके क्या हो सकते हैं, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। यहां पर डिफाइन कर रखी सीरीज वाली सेल को और बता रखा है when 2 or more cells are connected in series means they having the same current. So when 2 or more cells are connected in series having same current is passed through them, then the mass deposited at each electrode or as in each cell is directly proportional to their equivalent masses. ठीक है जी। हर एक जो भी आपने दो या दो से ज्यादा सेल ली उनको आपने सीरीज में कनेक्ट करके उनके अंदर से सेम चार्ज पास कराया, तो जो भी मास डिपॉजिटेड होंगे हर सेल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके जो भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मासेस के। दैट इज भाई पहले वाली सेल के अंदर भाई एलिमेंट 1 था जिसका इक्विवेलेंट मास था EQ1, दूसरे वाले के अंदर क्या था EQ2, तो ये क्या आ गया M1/M2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। आई वुड सजेस्ट कि आप सेकंड लॉ को कभी भी ना रटे, कभी भी ना रटे। क्यों, समझाता हूं। फर्स्ट लॉ क्या था भाई M इज इक्वल टू आपके पास Z इंटू में Q, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो Z इंटू I इंटू T। फर्स्ट लॉ था बेटा जी, ये बिल्कुल था। तो मान लो आपकी फर्स्ट सेल के अंदर मास डिपॉजिट हुआ M1 जो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास Z इंटू में Q। भाई Z को आपके पास अलग कर लेते हैं, इसको Z1 बोल देते हैं, Q तो सेम रहेगा, ऐसे ही IT भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो Z1 को Z अलग लिख देते हैं क्योंकि Z आपके पास सबका सेम नहीं है, हर एक का अलग अलग वैल्यू आएगी। सिमिलरली सेकंड सेल है, सेकंड सेल में क्या बन जाएगा आपके पास Z2 इंटू में Q आ जाएगा, डिवाइडिंग 1/2 सीरीज है तो सेम चार्ज या सेम आपके पास करंट रहेगा ही रहेगा, तो आपके पास Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपके पास क्या बन गया बेटा जी M1/M2 इज इक्वल टू Z1/Z2। अब Z1/Z2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, और दूसरी वाली की वैल्यू क्या बेटा आपके पास इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। कट गया जी, आपके पास क्या आ गया M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2। देखना बेटा वही तो था, चेक करो आपका वही था, वही चीज की आपने। तो भाई सेम बात है, अगर आपने करंट पास करा दिया है तो दो सीरीज में कनेक्टेड जो सेल्स है या दो से ज्यादा दो सीरीज में कनेक्टेड सेल्स हैं उनके मास डिपॉजिट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे और वो प्रोपोर्शनलिटी इक्विवेलेंट मासेस पे डिपेंडेंट होगी। ये था आपके पास सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरेटिकली। दोनों लॉ की स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। और अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और उनको कैसे आपको सोल्व करना है।
न्यूमेरिकल्स में जैसे आपके पास भी 4 न्यूमेरिकल्स बोर्ड के ऊपर फेराडेज लॉ के, जिसमें आपसे पूछ रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड, तो कितने फेराडेज की रिक्वायरमेंट है तो कैरी आउट ऑब्वियस बात है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो क्वेश्चन में बता रखा होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ ऑक्सीडेशन में है रिडक्शन में। तो मेन है क्वेश्चन, देखो क्या क्या गिवन, जैसे आपके पास पहले वाले में 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव रिड्यूस्ड टू Na, ठीक है। सेकंड वाले में 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड टू Mg, ठीक है भाई। थर्ड वाले में 10 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव रिड्यूस्ड टू Al। तीसरे वाले में क्या किया, 10 ग्राम Al3 पॉजिटिव रिड्यूस्ड टू Al। फोर्थ वाले में 0.25 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड टू Cu। आपके पास फोर्थ वाले में क्या किया, 0.25 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस किसमें कर दिया, Cu में, ठीक है। और उसके बाद पांचवें वाले में भाई एक क्वेश्चन आप लिख लो, अप्रोक्सीमेटली 11,200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ नियोन, ठीक है, या कोई भी मोनोटोमिक गैस बोल दी भाई आपके पास, कोई भी ए पॉजिटिव गैस एट STP टू A, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है भाई, इस सब में आपको बताना है कि कितने आपके फेराडेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कांसेप्ट शुरू करने से पहले आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी जरूर चाहिए। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ भाई आपके पास जितने भी स्पीसीज हैं, तो एक मोल में कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 96487, जिसको हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन में कितने यूज करते हैं 96500, 96,500। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन या एक फेराडे आर सेम थिंग, जिसकी वैल्यू मैथमेटिकली कितनी होगी 96500 कूलम। तो ये चीज बता रखी है, जिसको अपने दिमाग के अंदर प्लीज बैठा लो कि आपके पास 1 फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ फेराडेज की बजाय वो लिख देता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड या लिबरेटेड, तो भी बात सेम ही थी भाई, कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन वाला घुमा दे तुम भी घूम जाओ बेटा। क्या 1 फेराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ फेराडेज, ऐसा तो क्वेश्चन बोर्ड पूछता ही, लेकिन अगर गलती से बोर्ड पूछ रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, तो भी आंसर इसी तरीके से आएंगे, क्योंकि जहां पे F लिखते हो F का मतलब ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर्स आपको देखने हैं। पहला काम भी बैलेंस रिएक्शन लिखनी सारों में, जिसका जिस फॉर्म में रिडक्शन कराया है उसकी उसी फॉर्म में आपको बैलेंस्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम राइट बैलेंस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज पर एटम। हर एटम के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया आपको सबसे पहले वो लिखना है। जब आप ये लिख दोगे कि हर एटम के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज कितना आया है, तो फिर आपको कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है डाटा में, मोल्स गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वहां से आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लाओगे तो तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाली में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज n आया, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स MOL आया, मोल यूनिट भाई, तो थर्ड में क्या करोगे n इंटू मोल, यानी फर्स्ट इंटू में सेकंड जो आपके पास आई है उसको एक दूसरे से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और उसकी यूनिट क्या होगी आपके पास फैराड, FARAD मतलब फेराडेज, ठीक है जी। और अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में फैराड की बजाय नंबर ऑफ मोल्स की बजाय चार्ज पूछे तो F जहां पे आपने लिखा है उसकी जगह पे आप 96500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम बैलेंसिंग, दूसरा काम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, अगर बता रखी नहीं है तो 3 में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज इट। बैलेंसिंग आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से करते हुए आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जी। फिर भी देख लो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव टू Na, तो पहले भी बैलेंस रिएक्शन Na पॉजिटिव को आपने कन्वर्ट किसमें किया है जी, सर Na में कन्वर्ट किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपने लेने पड़े होंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जी। तो भाई एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 1 की, टोटल कितने आपके पास 1 मोल, तो एक एटम रिक्वायर कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल रिक्वायर कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना होगा भाई आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अभी भी बात हुई 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 फेराडे, है ना, तो इसके लिए आपको कितनी जरूरत पड़ी 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फेराडे। अगर चार्ज की फॉर्म में पूछता तो आप क्या करते, सर 1 से मल्टीप्लाई कर देते 96500 को, इतने सारे क्या बन जाते इसके अंदर कूलम्स, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगले वाले चलते हैं, फिर से इजी दे दिया 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव टू Mg। पहला काम बैलेंस रिएक्शन, Mg2 पॉजिटिव की रिडक्शन कराई है आपने, किसी इसके अंदर कराई है Mg में, रिडक्शन कराई तो इलेक्ट्रॉन कितने दिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जितने, 2 से कितने पे आ गया 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े आपको, हाँ जी 2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एटम के लिए कितने दिए भाई 2, तो 2 मोल के लिए कितने दोगे, ऑब्वियस बात है एक एटम को कितने की जरूरत थी भाई 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज की जरूरत थी, तो 2 मोल को कितने की जरूरत होगी भाई, तो सॉरी 1 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो 2 मोल को कितनी की होगी 2 इंटू में 2 फेराडे, हो जाएगा जी। चार्ज निकालना तो चार्ज में हो जाएगा। तीसरे में थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा जी, हल्का सा चेंज कर दिया, 10 ग्राम दे दिया। पहला काम वही करेंगे भाई, Al3 से किस में कन्वर्ट कर दिया भाई आपने, Al3 को कन्वर्ट किया सर आपने Al में, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े सर 3 देने पड़े, दे दो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई रिक्वायरमेंट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दूसरे स्टेप ये नहीं पता आपको मोल कितने हैं, तो मोल कंसेप्ट तो आता ही है, बिल्कुल आता है। मोल कंसेप्ट क्या होता है आपके पास, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास होता है ना बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज, क्या बेटा नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ स्पीसीज एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाई 22400 लीटर, ठीक है 22400 लीटर, लीटर कह लो या इसको क्यूबिक सेंटीमीटर कह लो, सीसी एक ही बात होती है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बस हो गया जी आपके पास, यहीं से आपके पास शुरुआत हो जाएगी चीजों के लिए। सॉरी ये लीटर लिख दिया मैंने, ml आएगा भाई 22.4 लीटर होता है, ये ml आएगा सॉरी, और एक ml होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी रियली वेरी सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी में गलत बोल गए। तो लो जी हो गया आपके सामने कंसेप्ट है, आराम से सोल्व करो। अब की बार मास गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं, मास को देख लेंगे, कितना मास है भाई 10 ग्राम, मोलर मास एल्यूमिनियम का हमें पता है कितना 27 ग्राम, तो मोल्स कितने आ गए 10/27, तो सोल्व कर लो। एक एटम को कितने की जरूरत थी, एक एटम को जरूरत थी 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 10/27 मोल्स को कितने की जरूरत होगी भाई, मल्टीप्लाइड बाई 10/27 कर लो जी,
3 आपके पास 9 जा क्या जाएगा 1.1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 1.1 फेराडे या फिर 1.1 इंटू 96500 कूलम। अब ये देख लो आप क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे डाटा मांग रहे हैं, उसी फॉर्म में आप क्वेश्चन वाले को डाटा पकड़ा दो, हो जाएगा ना जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक बार नोट डाउन कर लो आपको जरूरत हो तो। अगली टाइप के क्वेश्चन में देखो बेटा, फिर से सेम ही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको खुद ट्राई करने हैं, जो पिछले आपने क्वेश्चन किए हैं या जो यहाँ पर भी आएंगे इनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो 8 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, जो भी डाउट है आप क्लास में कल परसों पूछ लेना, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चन अभी आप फटाफट से देख लो, आसान है बिल्कुल, एक कर लो दूसरा तो फिर अपने आप हो जाएगा। जैसे करंट ऑफ 1 एम्पेयर पास फॉर 100 सेकंड्स, 1.5 एम्पेयर करंट पास किया फॉर 100 सेकंड, तो पता तो चले टोटल आपके पास चार्ज कितना आया। टोटल चार्ज कितना होता है क्यू, जो किसके को बेटा आई इंटू टी के, जो कितना हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू में 100 दैट इज बिकम्स इक्वल्स टू 1500 कूलम। अब हमें पता है क्या एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 96500, सबको पता है बेटा एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा आपके पास 96500, और ये कितने कूलम है 500 कूलम। तो आपको यहीं से ना साफ पता चल गया कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई आपके पास Q डिवाइडेड बाई 1 फेराडे। ये यहां से आता है सीधा क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम। अब कूलम आपको गिवन है 1500 में कितने होंगे, तो साफ है भाई 96500 में कितने होते हैं 1 मोल, तो 1 में कितने होंगे भाई, ऐसे स्टोकियोमेट्री आप कर लोगे है ना, स्टोकियोमेट्री सीधा आ जाएगा 96500 इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो भाई आपके पास 1 कूलम इज इक्वल टू, उल्टा करके कर लो आराम से हो जाएगा आपके पास, है ना, करा देता हूं देख लो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ना करो भाई। बाय डेफिनेशन 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलम विल बी 1 अपॉन में 96500। अब कितने कूलम गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1500, तो 1500 इज इक्वल टू 1 अपॉन 96500 इंटू में 1500, 15 बाई 96500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल था बिल्कुल। ऐसे अगला देखो, अगले में थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको टाइम के साथ खेलने की कोशिश की है, उसने सेकंड के जब के बाद आवर्स दे दिए ताकि आप फटाफट सोल्व करो। 2 इंटू 2 4 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 4 आपके पास कूलम, गड़बड़ कर दो नहीं बेटा 2 आवर्स, लेकिन ऐसा यूनिट टाइम की हमेशा क्या लेके चलेंगे, डेफिनेशन में भी आई इंटू टी के क्या था पर सेकंड, तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो टोटल आपके पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा आई इंटू में टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर आई, और टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स इंटू में 3600 सेकंड्स, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 7200, इतने कूलम आपके पास यहाँ पे चार्ज है। अब इसके अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरीके से निकालोगे जो भी आपने क्या था, ये जो भी चार्ज आएगा इसको कितने से डिवाइड कर दोगे बेटा 96500, यूनिटरी मेथड से किया आपके पास, करके दिखाया भी है, होपफुली आप कर लोगे आराम से। अगला तो और भी आसान है, अगले तो ज्यादा आसान है, यहाँ पे तो आपने चार्ज निकाला तो था, यहाँ पे चार्ज निकालना भी नहीं है, सीधा आपको कूलम दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 8950 डिवाइडेड बाई 96500, क्यों सीधा यूनिटरी मेथड है भाई, क्या 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 बाई 96500, और कितने हैं भाई 8950, डायरेक्ट दे दिया तो मल्टीप्लाइड बाई 8950, बिल्कुल सिंपल है। तो वही टेक्निक अपनाई, सीधा क्वेश्चन कर दिया, काम खत्म। अब इसी टेक्निक को यूज करके आप इन सारे क्वेश्चन को करो, सभी में मोल्स दे रखे हैं, सिर्फ लास्ट 2 के अंदर मासेस दे रखे हैं, मासेस से आप मोल्स निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल है, पर एटम के हिसाब से निकालना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इन क्वेश्चन को करके देखना, क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको इनके क्लास के अंदर और आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 8 क्वेश्चन हो गए। अब इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चन जो बोर्ड देता है उनकी और बात कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो अब देखिए बेटा इस कांसेप्ट के लास्ट टाइप के क्वेश्चंस, जैसे आपके पास पहला वाला क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद 1.5 एम्पीयर करंट, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितने ग्राम कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, पहले वाले में आपके पास मास पूछ लिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। दूसरे वाले में आपसे टाइम पूछ रहा है, बता रहा है कि 1 ग्राम डिपॉजिट हो गया है व्हेन 1.25 एम्पीयर करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट, ठीक है जी। अब की बार पूछ रहा है कि बताओ कितना सारा आपके पास टाइम की रिक्वायरमेंट होगी इतने ग्राम मास को डिपॉजिट करने के लिए। तीसरे वाला थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, क्योंकि पता है प्योर वाटर तो आपके पास इंसुलेटर है, पानी को आपके पास टूटना ही नहीं है। दूसरे में इसमें तीसरे वाले में कह रहा है तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रोलिसिस कराया एसिडिक पानी का, तो H2 गैस इज ऑब्टेन, किस अमाउंट से निकली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1 ml पर सेकंड एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब की बार फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो एक में M पूछ रहा था, दूसरे में T पूछ रहा है और तीसरे में I, फार्मूले में है M = ZIT। तो पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन काफी आसान है, तीसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का है, इसको आप 2 मेथडों से आराम से शांति से कर सकते हो। वही काम जो हमेशा से करते हैं, पहला काम आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, कैसे भाई आपके पास इसमें क्या हो रहा है एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, H2 गैस मिल रही है, तो भाई वाटर एसिडुलेटेड है मतलब उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है पहले क्या था H पॉजिटिव था, तो H पॉजिटिव का रिडक्शन क्या बन गई H2। अब ये तो भाई एक एटम के लिए यहाँ पे बने 2, रिएक्शन का बैलेंस करोगे तो इसको क्या कर दोगे 2, तो पर एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2। अरे H पॉजिटिव 1 से 0 गया था तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितने की थी 1 की, ये क्या था हाइड्रोजन आपके पास 1/2 था। अब इसको प्रॉपर करोगे पूरी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा आपने, तो 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, पता चल गया। अब भाई आपके पास एक मोल के अंदर 22,400 लीटर होते हैं, सबको पता है, तो पहले आपके पास ये निकालो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है कितने आपके पास सॉल्यूशन के अंदर हर सेकंड, तो पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400 ml, गिवन वॉल्यूम कितना था 1 cc यानी कि 1 ml डिवाइडेड बाय 22400। तो अब सिंपल से क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन को, ये भी 1 मोल, कितनी मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 2 मोल इलेक्ट्रॉन की,
ऑब्वियस बात है, एक को कितने की जरूरत पड़ेगी, एक मोल को, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, कैलकुलेशन कर चुके हो तो 1 मोल रिक्वायर्ड 2 फैराडे, तो 1/2 to 400, इतने मोल गिवन है, रिक्वायर्ड 2 × 1/2 to 400 और फैराडे की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा 8.6 कूलम्ब। लेकिन निकालना तो करंट था आई, तो वो तो आता ही है, क्यू क्या था, आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अब आई की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू क्वेश्चन के गिवन है पर सेकंड, तो 1 सेकंड आ गई, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी जो क्यू की वैल्यू आई है। तो यह है एक मेथड नंबर 1, जैसे क्वेश्चन आपने सारे किए हैं वहां से पहले आपने चार्ज निकाल लिया कितना है, तो भाई पहले कूलम्स निकाले, कूलम्स निकालने के लिए वही बैलेंस इक्वेशन से आपने पहले अपने फैराडेज निकाल लिए, काम खत्म कर दिया। दूसरा मेथड भाई m इज इक्वल टू जेड आई इंटू में टी, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए मास, मास कहां से आएगा, मोल कांसेप्ट से, मोल कांसेप्ट में आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22400 एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो इस वाली इक्वेशन को यूज किया मोल कांसेप्ट के अंदर से, मोल कांसेप्ट आपके पास फाउंडेशन लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी है, टेंशन नहीं लेना, वहां से देख सकते हो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो x/2 इज इक्वल टू 1/22400 इज इक्वल टू 2/, सॉल्व कर लिया ना भाई, तो इधर चला गया तो क्या आ गया 2/22400, अरे x/2 गिवन मास हमें नहीं पता, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 ml RSTP पे 2200, सोल्व कर लो तो आपके पास कितना मास आ गया डिपॉजिटेड हर सेकंड के अंदर 22400। दूसरा जेड तो निकाल देंगे, जेड तो हमें पता है, जेड की वैल्यू क्या आती है, इक्विवेलेंट मास बाय 96500। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सबको पता है, इक्विवेलेंट मास क्या बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना था, अभी चेक किया था आपने, यहाँ पे बैलेंसिंग के अंदर 2 का चेंज था, तो भाई आपने क्या किया, इक्विवेलेंट मास 2 ग्राम, सॉरी मोलर मास 2 ग्राम डिवाइडेड बाय चेंज इन स्टेट 2 से 2 डिवाइड कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 96500, तो ये आंसर कितना आ गया 1/96500, बस उठा के पुट कर दिया, तो मास वहां से निकल गया था 2/22400 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू जेड 1/9600 मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी, सोल्व कर लो सेम आंसर आएगा जी, डिट्टो सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप अगले 2 क्वेश्चन तो बच्चों की तरह आराम से कर सकते हो। कैसे, पहले वाले में कॉपर था, कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस करा के कॉपर में लेके गया है, तो Cu2 पॉजिटिव से कहा गया Cu में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट साथ दिख रहा है कितने की पर एटम के हिसाब से 2, इक्विवेलेंट मास निकालने के काम आएगी जी। तो m इज इक्वल टू सीधा सीधा फार्मूला है z इंटू आई इंटू टी, m पूछ रहा है कोई नहीं बता देंगे, z की वैल्यू कहती है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, आई की वैल्यू कितनी है भाई 1.5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, तो 10 इंटू में 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मिनट को। अब इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी आएगी आपके पास इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, कॉपर का मोलर मास 63.5 याद होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 96500 इंटू में 1.5 इंटू में 600, सोल्व कर लेना जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे आसान सा है। अगला भी सेम ऐसे ही है, अगले में अब की बार क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो वही m इज इक्वल टू जेड जेड की वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट करनी है बस, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना, इसके बाकी क्वेश्चंस आपको इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट क्लास में दे दिए जाएंगे, पर ये बेसिक्स है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, होपफुली आपसे हो जाएंगे, बोर्ड में आ गए थे फ्री के मार्क्स है। थैंक यू। तो अब फिलहाल आप स्टार्ट करेंगे विद बैटरीज। बैटरी बेसिकली 2 टाइप की होती है आपके पास, एक प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल है, एक बार आपने अगर उनको कंप्लीटली यूज कर लिया तो उसके बाद वो फर्दर आपके पास दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकते, आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे रिमोट की बैटरी, रिमोट का जो सेल होते हैं AA टाइप, AAA टाइप, ठीक है, जो रेडियो के अंदर सेल डलते हैं वो, तो सारे के सारे कैसे बेटा आपके पास वो प्राइमरी सेल्स हैं। दूसरे सेकेंडरी बैटरी जैसे अपने घर वाले इन्वर्टर है, आपके फोन की लिथियम आयन बैटरी है, या कार के अंदर जो आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरी आती है, वो सारी की सारी क्या है, रिचार्जेबल है। आपने एक बार उनको यूज किया, फिर से उनको रिचार्ज किया, फिर से यूज किया, तो दे कैन यूज मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि आपके केमिकल्स एग्जॉस्ट नहीं होते वो यूज होती चलती है। जबकि प्राइमरी एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गई तो उसके बाद फर्दर उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहीं से अपना टॉपिक शुरू होता है। अपने सिलेबस में 2 प्राइमरी सेल्स हैं और 2 सेकेंडरी सेल्स हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्राइमरी सेल के साथ। पहली प्राइमरी सेल जो है आपके पास वो है ड्राई सेल। ड्राई सेल को आप पेंसिल सेल, ये अपने वो है जो आप फोन का जो आप रिमोट के बैटरीज के अंदर, जो एसी का रिमोट है या आपके टीवी का रिमोट, उसके अंदर जो सेल्स यूज होते हैं, जो आप सेल बोलते हो, वो है आपके पास ड्राई सेल। इसको पेंसिल सेल भी बोल देते हैं, और जो साइंटिस्ट ने सर्च किया था उसके रिस्पेक्ट में इसका नाम लेकलेंची सेल भी रखा गया है। तो आप इसको पेंसिल सेल कहो या लेकलेंची सेल कहो। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एज ए कैथोड आपके पास ग्रेफाइट की रोड यूज होती है, जिसको चारों तरफ से ग्रेफाइट के आपके पास रोड होगी इस टाइप से, और उसके चारों तरफ यहां पर सराउंडेड होगा मटेरियल कौन, MnO2 प्लस में कार्बन, दोनों को एक पेस्ट बना के ग्रेफाइट के चारों तरफ, रोड के चारों तरफ आपके पास होता है। दूसरा एनोड के रूप में यहां पर जिंक कंटेनर यूज होगा। इसके अंदर यहां पर इस टाइप से एक कंटेनर है, ये जो कंटेनर है बेटा आपके पास जिंक का होता है, जिंक की कोटिंग होती है आपके पास, और ये एज ए एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन में जाने वाले मटेरियल के टाइप में यूज होगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में ये जो आपके पास कैथोड है यहाँ पे आपकी ग्रेफाइट का रोड, उसके अलावा इस ग्रेफाइट रोड को आपने सराउंड करा दिया था, यहाँ ये जो बीच का एरिया रह गया बेटा आपके पास, बीच के एरिया में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जिनके अंदर से आपके पास करंट फ्लो कराया जाएगा। तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यूज कराए जाते हैं NH4Cl और आपके पास ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और ये जो पेस्ट बनता है ये थोड़ा सा मॉइस्ट पेस्ट यूज होता है। कभी आपका जब बैटरी खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आप उसको खोल के एक बार इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज है, बीच में ग्रेफाइट की रोड होती है, ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ हल्का सा कागज होता है, ये जिसके अंदर MnO2 प्लस में कार्बन का पेस्ट भरा होता है, और उसके बीच में बिल्कुल गीला गीला चिपचिपा सा आपके पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद रिएक्शंस की बात करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, और क्या बन जाता है आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर आपके पास रिडक्शन होता है MnO2 का, जो अमोनियम आयन की मदद से होता है, और क्या बन जाएगा आपके पास MnOOH।
आपके पास मैग्नीज, आपके पास ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सअप बनेगा। बेसिकली यहां पर आपके पास जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है और मैग्नीज यहां पर +4 से +3 की स्टेट में गया है, एक इलेक्ट्रॉन लेके। साथ में आपके पास अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बेटा जी, अमोनिया में। फाइनली जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो इस पूरी रिएक्शन को, कैथोड वाले को, आपको बैलेंसिंग करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये रही आपकी नेट रिएक्शन। ठीक है जी। अब लास्ट में इस नेट रिएक्शन को आप लिख लेंगे और इसको बेटा जी आप याद कर लेंगे। एक छोटी सी बात, आपने देखा होगा कि आपकी जो बैटरी है वो कई बार उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी आपके पास ना फुली सी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे सोकी सी अजीब सी लगती है आपके पास। वो जो आपका कागज है वो थोड़ा सा गल सा जाता है। क्यों गलता है? ये रहा उसका आंसर। ये जो Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट बन रहा था इस सेल के अंदर, वो आपकी जो अमोनिया लिबरेट होगी फाइनल स्टेप में, उसके साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव और अमोनिया एक आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नाम तो आप इसका लिख सकते हो टेट्राअमीन जिंक 2 आयन। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स आपके मॉइस्ट यानी कि एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके आपकी जो बैटरी है, आपकी जो सेल है, उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा गला देता है। ठीक है जी। ये थी आपकी पहली वाली सेल। दूसरी आपके पास मरकरी सेल या बटन सेल, ये भी आपकी देखी हुई है। मरकरी और बटन सेल आपने कहां देख रखी है भाई? आपके वो जो घड़ियों के अंदर पुरानी सेल आती थी या हीरिंग एड के अंदर, वो इस टाइप से होती थी बेटा जी, इस टाइप से बटन सा होता था सिल्वर कलर का। आजकल तो रिचार्जेबल आपके पास वॉचेज आ गई हैं, स्मार्ट बैंड्स आ गए, लेकिन अदरवाइज पुरानी घड़ियों में अब भी एनालॉग वॉचेज के अंदर अब भी यही डलती है। तो उसके अंदर क्या क्या है, उसमें एज ए कैथोड आपके पास पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड का, प्लस में कार्बन ग्रेफाइट, ऑब्वियस बात है डायमंड यूज होने से रहा क्योंकि वो 300 लीटर है। दूसरा एनोड पे जिंक मरकरी का अमलगम। भाई ये चीज ध्यान रखना, अमलगम क्या होता है? जब भी किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिल जाती है तो उसको बोल देते हैं भाई उस मेटल का अमलगम। जैसे सोडियम के साथ मिल गया, ऑर्गेनिक में यूज करेंगे तो सोडियम अमलगम जी। मैग्नीशियम के साथ मिल गया तो मैग्नीशियम अमलगम। अब जिंक के साथ अगर मिल गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम यूज होगा आपके पास एज एन एनोड। उसके अलावा जैसे पिछली बार आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऐसे ही अब की बार एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यूज होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन में जिंक अमलगम रिएक्शन में जाएगा बेटा। अमलगम यहाँ पे इसके साथ मिक्सअप है, वो खुद किसी रिएक्शन में नहीं जाएगा, रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ जिंक जाएगा और वो किसकी मदद से? OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मदद से क्या बन जाएगा? ZnO प्लस में H2O। बेसिकली आपके पास जिंक का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है जो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास चला गया है। वहीं आपके पास जो मर्करी ऑक्साइड था कैथोड के ऊपर, वो भाई साहब एज यूजुअल कैथोड वाली चीजें रिडक्शन में जाएंगी, तो रिडक्शन में जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास? H2O और सॉरी H2O इसके साथ करके क्या बना देगा? मर्करी प्लस में 2 OH नेगेटिव। यहाँ पर मर्करी आपके पास +2 स्टेट से किसमें चला गया है? अपनी एलिमेंटल 0 फॉर्म के अंदर। अब नेट रिएक्शन लिखोगे तो क्या बन गया? जिंक अमलगम प्लस में मर्करी ऑक्साइड गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस में मर्करी। यूज कहां पे होता है? जहां पर लो करंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट ही होता है, वेयरएज जो पिछली वाली आपके पास पेंसिल सेल थी उसका जो सेल पोटेंशियल निकल के आता है कैथोड माइनस एनोड करके, वो निकल के आता है 1.5 वोल्ट। ये थी आपकी पहली 2 प्राइमरी सेल्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी में अभी बात हुई थी कि भाई आप इनको बार-बार में चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 हैं सिलेबस में, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी जो घर में अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी है, और एक निकल कैडमियम बैटरी जिसको निकोड सेल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम बेटा निकोड सेल। अब आगे देखो, आपके पास जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें ऑब्वियस बात है 2 पोर्शंस होंगे, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के अंदर आप देखोगे कि एनोड आपके पास लेड है और कैथोड आपके पास लेड ऑक्साइड। लेड का क्या होता है भाई? आपके पास एनोड पे ऑक्सीडेशन और लेड 0 से यहां चला जाएगा +2 में रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और लेड ऑक्साइड का क्या होगा बेटा जी? रिडक्शन यूजिंग एसिड। एसिड कहां से है? क्योंकि इसके साथ H2SO4 भी भरा जाता है। तो स्टोरेज जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की है। तो भी आपके पास PbO2 के साथ में क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव, जिसको रिड्यूस करेगा +4 से खा ले जाएगा बेटा जी +2 में। फिर आप इसको नेट रिएक्शन को इन दोनों को सिंपली ऐड करके बैलेंस करके लिख सकते हैं। अब चार्जिंग की बात करो। चार्जिंग में आपके पास PbSO4 आपके पास किस में यूज होगा? एज ऑक्सीडेशन, और आपके पास +2 से ये किस में चला जाएगा? 0 में, और साथ में SO4 निकल जाएगा। वहीं आपके पास यहां पर जो कैथोड यूज होगा, कैथोड में क्या होगा? PbSO4 + 2 H2O। ठीक है। एनोड पे आपकी बात क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन, जो थोड़ी सी गलती कर दी बेटा जी, ये यहां लिखा जाएगा, सॉरी रियली वेरी सॉरी, थोड़ी छोटी सी गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये प्लस नहीं सॉरी उल्टा लिख गया मैं, यही था भाई, सॉरी बस इसको बदल लीजिएगा। तो अब की बार आपके पास क्या हो जाएगा? लेड का आपके पास क्या होगा? रिडक्शन लेड सल्फेट का, और लेड सल्फेट का ही आपके पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो +2 से 0 में जाएगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा जी ये भाई साहब +2 से कहां चला जाएगा? +4 में चला जाएगा। तो आपके पास यहां पर इसको जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो इस टाइप से आप इसकी नेट रिएक्शन दोनों को जस्ट सिंपली बैलेंस करके ऐड करके लिख सकते हैं। अब एक बार ऊपर वाले नीचे वाले को देखना बेटा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को एक बार देखना ध्यान से। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग की एग्जैक्ट उल्टी रिएक्शन है। जो डिस्चार्जिंग है उसमें देखो लेड भाई साहब का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था। डिस्चार्जिंग के अंदर जो लेड सल्फेट है उसका क्या हो गया? रिडक्शन। Pb + SO4 PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Pb + SO4, है ना? तो आपके पास यहां पर एग्जैक्ट इसका उल्टा है सेम नेट रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर रिएक्शन तो आपको याद ही करनी है, तो बेटर रहेगा आप एक को डेफिनेटली लर्न कर ले और दूसरी एग्जैक्ट उसका उल्टा कर दे। दैट्स इट। आपसे पेपर खाली चार्जिंग पूछे तो खाली चार्जिंग लिख दो, डिस्चार्जिंग पूछे तो डिस्चार्जिंग, लेकिन लर्न कोई भी एक कर लो। एक को लर्न करोगे तो दूसरी तो ऑटोमेटिक ना लर्न हो जाएगी, है ना? इसी तरीके से निकल कैडमियम बैटरी में मैंने लिखी ही एक है, तो एक मैंने लिख दी, एक अपने आप खुद से दूसरी रिएक्शन को बना सकते हो। जैसे इसके अंदर आपके पास जो निकल कैडमियम बैटरी है, निकोड सेल है, इसमें कैडमियम भाई साहब का आपके पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन, किसकी मदद से? आपके पास KOH या NOH की मदद से, जिस पे भी आएंगे, और क्या बन जाएगा आपके पास? कैडमियम हाइड्रोक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा। तो वही रिडक्शन किसका होगा आपके पास? निकल का। निकल यहां पर आप ध्यान दोगे तो बेटा जी +3 की स्टेट में है, और ये रिडक्शन में जाके किस में आ जाएगा आपके पास? +2 की स्टेट में। जब इसको बैलेंस रिएक्शन करोगे तो आपके पास ये इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख रखी है बेटा जी। अब एनोड प्लस कैथोड को ऐड करके आप लिखोगे नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में आपको साफ दिखेगा कि कैडमियम 0 से +2 पे ऑक्सीडाइज हो गया है, और निकल +3 से आपके पास +2 पे रिड्यूस हो गया है, और साथ में आपके पास पानी है जो इस रिएक्शन को कराई रहा था। ये रिएक्शन आपके पास बेसिकली एक जेली रोल अरेंजमेंट है। मतलब जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, इसके चारों तरफ आपके पास लेयर्स होंगी, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर
तो और वो लेयर जो है वो लेयर बेसिकली जेली टाइप की होंगी, उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है वो इंसर्ट करके, क्लियर। और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को जो ऑब्वियसली बात, इसके चारों तरफ जब आप जेली की फॉर्म में लपेटोगे किसी चीज को तो वो एक दूसरे के ऊपर तो इंडल्ज हो जाएगी, तो उसको सेपरेट तो करना पड़ेगा। कैथोड एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करके आ गया तो सेल नहीं दिखेगा ना भाई, उन दोनों को अलग अलग तो रखना पड़ेगा। तो उन दोनों को अलग अलग रखने के लिए बीच में आप एक लेयर डालते हैं, और वो लेयर जो है वो किस चीज में डूबी हुई होती है, NaOH और KOH में। मतलब वो जो लेयर बीच में एज ए सेपरेटर काम करती है वो NaOH और KOH में आपके पास भिगो के आपने ऐड कर रखी होती है, और यही NaOH और KOH यहाँ पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन करा रहा था, क्लियर जी। तो एक आपके पास है, दूसरी आप आराम से खुद लिख सकते हैं। अब सिर्फ दो ही चीजें रहेगी, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट पोर्शन आपके पास एक तो फ्यूचर और एक आपके पास कोरोजन, एक नुकसान वाली चीज आपके पास थोड़ी सी। फ्यूचर की बात करते हैं पहले, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इससे क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में तो कई बार आ चुका है। वो सीधा पूछते नींद सेल यूजिंग अपोलो स्पेस मिशन, ठीक है जी। अपोलो स्पेस मिशन जो गया था उसके अंदर जो स्पेस शटल गई थी उसके अंदर कौन सी फ्यूल सेल का यूज किया गया था, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के क्या फायदे हैं, या हाइड्रोजन एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक आपके पास फ्यूल है, क्यों है। तो यहाँ से ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। होता क्या है एक बार ये देख लो, आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे दोनों तरफ, ऐसे ऐसे आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे, और उन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपके पास बेसिकली NaOH को एक्वस NaOH का सॉल्यूशन फिल्ड होता है, ठीक है। और इन NaOH के इलेक्ट्रोड्स के पास में आपने दोनों तरफ से, एक तरफ से H2 और एक तरफ से आपने O2 इलेक्ट्रोड्स को फिल कर रखा है। इस टाइप से आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिंपल सी होती है, बिल्कुल सिंपल सी। बीच में आपके पास NaOH, यहाँ पे ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पर आपके पास फिल कर देते हैं एक तरफ से H2 और एक तरफ से O2, ठीक है जी। और उस टाइप से आपके पास रिएक्शन कराई जाती है। तो इसके अंदर H2O2 बबल थ्रू कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनटू एक कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH, करेक्ट। कैटलिस्ट तो यहाँ पे यूज होगा वो होगा प्लेटिनम और पैलेडियम। रिएक्शंस क्या होंगे तो देखो जी, कैथोड के ऊपर, ये कैथोड हो गया बेटा जी, ये क्या हो गया आपके पास है एनोड। कैथोड पे ऑक्सीजन जो है आपके पास वो 0 से किस फॉर्म में चली जाएगी आपके पास -2 की फॉर्म में चली जाएगी, रिडक्शन होगा। और एनोड के ऊपर हाइड्रोजन भाई साहब का आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, वो 0 से +1 के स्टेट में चला जाएगा। ओवरऑल जब आप इन दोनों रिएक्शनों को बैलेंस करके ऐड करोगे तो आपके पास ये खूबसूरत चीज आएगी, पानी। बड़ी काम की चीज है भाई, मेनली पानी आपके पास कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है, ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट आया है वो एक यूजफुल चीज है, इसलिए ये रिएक्शन आपके काफी काम की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका यूज होता भी है, ऐसे नहीं कि बाई प्रोडक्ट ऐसे छोड़ दिया। जो अपोलो स्पेस मिशन हुआ था उसमें साफ दे रखा है उसके अंदर आपके पास कि यहाँ पे इस फ्यूल सेल ने जितना भी पानी बनाया वेपर्स की फॉर्म में बनी, ऑब्वियस सी बात है, उस वेपर्स को कंडेंस कर करके एस्ट्रोनॉट्स ने यूज किया था। तो भाई आपके पास एनर्जी की एनर्जी मिल रही है और यूजफुल प्रोडक्ट का यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लस इस फ्यूल सेल की बहुत बड़ी खासियत है कि बेटा इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70% है। जितना भी आप इंटेक दोगे उसका ऑलमोस्ट 70% ये आपको एनर्जी की फॉर्म में दे देगी। जबकि कोई भी फ्यूल सेल उठाओ, प्राइमरी सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी भाई उनका किसी का भी एफिशिएंसी 40% से ऊपर नहीं है। मतलब आपका इनपुट अगर 100 है तो आउटपुट आपको सिर्फ 40 ही दे रही है करंट बना के, जबकि ये फ्यूल सेल आपको 100 के बदले में 70% तक एनर्जी वापस रिटर्न करेगी। तो इसीलिए इसके बारे में लिखा जाता है कि ये आपके पास फ्यूचर है, आपका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आपके पास एक फ्यूल है, इसलिए इसके ऊपर बहुत रिसर्च आज के टाइम पे चल रही है। क्लियर, ये थी आपकी पहली चीज, इंपॉर्टेंट है पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कोरोजन, कोरोजन में 10th में आ गया था आपके पास फर्स्ट चैप्टर में। है क्या कोरोजन? कोरोजन आपके पास एक थिन लेयर की फॉर्मेशन है किसी भी मेटल के ऊपर जो हो सकता है। कोरोजन कहते हैं बच्चों दिमाग में सीधा सीधा आयरन का जंगल समझ में आता है, भाई वो कोरोजन का एक स्पेशल केस है, रस्टिंग है। लेकिन कोरोजन तो भाई हर एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर लगता है, कॉपर के ऊपर हरे रंग का लगता है, इवन आपका सिल्वर हल्का हल्का सा काला हो जाता है EGS फॉर्मेशन की वजह से। तो वो सारे ही क्या है, एक पतली सी थिन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है इन्वायरमेंट की, ऑक्सीजन और वाटर वेपर की रिएक्शन की वजह से, उसी को क्या नाम देखा आपने, कोरोजन। अब ऑक्सीजन अगर थिन लेयर बना ऑक्साइड की तो वैसी बात है भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही आपके पास कोरोजन। ऑक्सीडेशन है तो किसी न किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ये एक रिडॉक्स फेनोमेनन है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या होता है, जैसे आयरन भाई साहब जो है मेटल सरफेस जो है वो ऑक्सीडेशन में जाता है, +2 फॉर्म कर लेता है, जबकि जो ऑक्सीजन जी है वो रिडक्शन में जाती है इन्वायरमेंट के अंदर और 0 से -2 की स्टेट में चली जाती है। अब इन दोनों रिएक्शनों को बैलेंस करो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नेट रिएक्शन बन जाएगी जिसमें आयरन +2 में चला गया है और ऑक्सीजन -2 में आ गई है। जो आपके पास आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.44 वोल्ट, वहीं ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। नेट ई सेल बनाओगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड 1.23 माइनस -0.44, then it will become 1.67. So the net cell reaction becomes 1.67. Net cell reaction is 1.67. It explains that it is an electrochemical setup because electrochemical setup वो थे where आपका ई सेल इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान देना बेटा जी, डेल्टा जी होना चाहिए किसी भी सेटअप के अंदर नेगेटिव, और जो आपका ई सेल या ई नोड सेल है वो होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव। तो वी हैव ई सेल इन द 1.67 वोल्ट, दैट इज पॉजिटिव रेंज में है, तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप है। लेकिन रस्टिंग यहीं पे नहीं हुई है बेटा जी, रस्टिंग अब भी होनी है। यहां तो आपके पास मेटल सरफेस पे रिएक्शन हुई है, अब वो जो मेटल सरफेस पे ऑक्सीडेशन हुई थी वो फर्दर ऑक्सीडेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर Fe+2 को ऑक्सीडाइज करता है, फेरस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक फॉर्म में, +2 गेट कन्वर्टेड इनटू +3 फॉर्म एंड वी गेट Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe2O3 एंड दिस Fe2O3 वाटर के साथ रिएक्शन करके विल फॉर्म Fe2O3.xH2 लिस्टेड, राइट। तो आपके पास कोरोजन जो है, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो आयरन है उसका आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपके पास ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, और नेट ई सेल आपके पास है पॉजिटिव। दैट इज इट। इसके साथ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट इट डाउन।